नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लखनऊ में नवनिर्मित कार्यालय प्रत्यक्ष कर भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में काफी कुछ तब्दीलियां हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21,83,000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है। बीते एक साल में ITR काफी ज्यादा बढ़ा। साल 2016 में ये संख्या 4 लाख से नीचे थी। उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा आने से विकास कार्यों में तेजी आई है। यूपी में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन भी हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपी में टैक्स पेयर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। जिक्र करेंगे प्रयागराज जिले का, जहां पर यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और ये अब एक बड़ा मामला बन गया। हालांकि पुलिस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल प्रयागराज में कानून व्यवस्था का बना हुआ है, क्योंकि ये कोई पहला सामूहिक हत्याकांड नहीं है। सामूहिक हत्याकांड के सिलसिले खड़े हो गए हैं प्रयागराज में। फाफामऊ के गोहरी मोहनगंज में ये वारदात हुई, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। और जब उस पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी मिलने के लिए पहुंची, पीड़ित परिवार दलित परिवार है। न्याय दिलाने के लिए, न्याय का भरोसा दिलाने के लिए प्रियंका पहुंची हैं। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर बना हुआ है कि प्रयागराज में ये मामला आखिरकार इस तरीके के मामले थम क्यों नहीं रहे हैं। पहले क्यों नहीं रोका? जब 2019 में आके किया, इन्होंने प्रताड़ित किया, तंग किया, मारा पीटा। उसके बाद 2020 में, उसके बाद सितंबर में, तो रोका क्यों नहीं? यहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी? यहाँ पे जो आज चौकी लगाई है वो उस समय क्यों नहीं लगाई? देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है, न्याय नहीं है। किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है, जो उनके साथ उठते बैठते हैं और जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए न्याय है। आपको बता दें कि प्रयागराज केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ है और ऐसे में एक दलित परिवार के साथ ये जो घटना हुई है उसको कांग्रेस तूल देते हुए भुनाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रयागराज से आनंद राज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? क्या अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? देखिए पूजा, ये प्रयागराज का जो गंगा पार इलाका कहा जाता है, ये दोहरे और तिहरे हत्याकांड के लिए जाना जाता है। ऐसी घटना जो बृहस्पतिवार को हुई, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रयागराज में से कई घटनाएं हुई है। दरअसल गंगा पार में अक्सर इस तरह की हत्या की बात सामने आई है। प्रयागराज में बृहस्पतिवार को गोहरी गांव है जो मोहनलालगंज लगता है, उसको वहां पर एक परिवार की पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। पर ये बात तब पता चली जब एक चाट वाला, अक्सर जो बेटी है वो चाट खाती थी, 3 दिन से आई नहीं थी। जब चाट वाले ने पूछा कि बेटी क्यों नहीं देखने गई, तब लोगों को पता चला कि चारों परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई है। मरने वाले में माता पिता, एक बेटा और एक बेटी है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो लड़की है उसके साथ सामूहिक बलात्कार की भी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये बात तब साफ हो पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और प्रियंका ने साफ तौर पर कहा है कि 2019 से ये पूरा प्रकरण चला आ रहा था। 2019, 2020, 2021 में हम हैं और इतनी लंबी प्रताड़ना ये परिवार झेल रहा था। क्या किसी से अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई थी? शिकायत की गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बहुत सारे सवाल हैं। जी देखिए, जो प्रयागराज के ये गोरी गांव है, यहाँ पर जो परिवार था, पिछले 2019 से इनका विवाद चला आ रहा था। कई बार ये मामला थाने पर भी गया, लेकिन ये मामला थाने पर जाकर लोटपोट से जैसा हो गया और पूरी खिचड़ी से पका दी जाती, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब ये इनकी 4 हत्या के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अपने इंस्पेक्टर, 2 पुलिसकर्मी और कई लोगों की हत्या के मामले में अरेस्ट किया है। अब उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन ये घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि प्रयागराज का ये गंगा पार इलाका जिस चीज के लिए जाना जाता है, एक बार फिर से उस घटना ने दोहराया है। ऐसे में पुलिस को कई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इस 4 मर्डर के बाद मौजूदा प्रदेश सरकार पर भी कई सवालिया निशान कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। जी पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद राज, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बात दलित परिवार की नहीं है, बात वंचितों की नहीं है, बात यहाँ पर कानून व्यवस्था की है। क्या
खाकी इतनी बेजान हो चुकी है कि 2019 से लेकर 2021 तक किसी मामले की सुनवाई ना हो और वो परिवार समूल नाश हो जाए उस परिवार का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज संविधान दिवस है। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम खुद शामिल हुए। सीएम के साथ में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रीगण ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान दिवस और अधिवक्ता कल्याणार्थ आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ये सर्वविदित है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने के बाद भारत का वर्तमान संविधान एक स्वरूप लेता है। और मैं तो मानता हूं कि जैसे हम अपने घर में अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं, भारत के मूल संविधान की उस मूल प्रति को भी हर भारतवासी को अपने घर में रख करके उसको उसी भाव, उसी सम्मान के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ को रखते हैं, वह हमारी आस्था का प्रतीक होता है, वह हमारी व्यक्तिगत उपासना विधि का प्रतीक होता है, वह हमें एक अंतःकरण की ऊर्जा देता है। लेकिन हम सबको इस बारे में नहीं भूलना चाहिए कि हर भारतवासी का अपने स्वयं के धर्म के साथ साथ इस राष्ट्र का भी एक धर्म है और उस राष्ट्र धर्म को जोड़ने की प्रेरणा जिस संविधान से हमें प्राप्त होती है, उस संविधान के प्रति भी उस सम्मान का भाव हर भारतीय का दायित्व करना चाहिए। राज्य सरकार जब संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए हम सब मिलकर के एक नए सिरे से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से संविधान दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। संविधान दिवस के मौके पर आज अंबेडकर स्मृति उपवन में बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन को 40 दलित संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए। इसके अलावा सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की बहन सवर्ण कौर और पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव मामूली नहीं है, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता कि कब राष्ट्र के संबोधन में नया फरमान जारी हो जाए। इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको। संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिला होगा जैसा हमारे भारत को, इस धरती को बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिले। हमें जो लोग यहां से निकले हैं, यहीं से रास्ता बनाया दिल्ली की सरकार का। जिस समय में ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम में मैं गया था, उस समय मैंने कहा था कि यहीं से दरवाजा खुला था भारतीय जनता पार्टी का, यहीं से सत्ता में पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। ये चुनाव जो 22 का होने जा रहा है वो मामूली चुनाव नहीं है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम आप सब बैठे हैं, कहीं अगर मैसेज आ जाए कि अभी राष्ट्र के नाम पे संदेश आएगा और उस संदेश में क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। एक बार राष्ट्र के नाम संदेश आया, रुपया खराब हो गया, रुपया का पता ही नहीं लगा रुपया कहां चला गया। हरदोई के संडीला विधानसभा के अतरौली के पास झाबर मैदान में कल पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर संयुक्त रूप से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों नेता महाराजा साहिल्य सिंह
अर्कवंशी के 15वीं मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। सपा के एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का ये साझा रैली ऐतिहासिक होगी और हरदोई की सभी 8 सीटों पर सपा की न सिर्फ जीत सुनिश्चित कराएगी बल्कि भाजपा की जमानत भी जब्त कराएगी। देखिए, महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी के स्थापना दिवस पर के शुभ अवसर पर उनका हम लोग 15वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। आज हम लोग जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत गठबंधन हुआ है हम लोगों का, तो उसी के सापेक्ष में ये रैली हो रही है और भव्य कार्यक्रम महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी जी के स्मृति दिवस पर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी अतरौली में, हरदोई अतरौली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जो ज्वाइंट मीटिंग है जिसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी वो भी आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा होगी जिसकी तैयारी के संबंध में हमारी समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और उनके दल के भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये संडीला में एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी। हरदोई में समाजवादी पार्टी नेताओं ने नगर पालिका के विरोध में अजब गजब प्रदर्शन किया। सपा नेता ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये अनोखा प्रदर्शन नगर पालिका की ओर से साफ सफाई न कराए जाने को लेकर किया गया। हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता राम ज्ञान गुप्ता ने नगर पालिका में गंदगी होने का आरोप लगाकर भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया है। यहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं, सफाई कर्मी बुलाए हैं सफाई करने के लिए, और यहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाकर इस सरकार का और नगर पालिका का विरोध किया है। इस सरकार को जगाने और नगर पालिका को जगाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने राम जानकी मंदिर है, इसके सामने कूड़े के ढेर लगे हैं। इसके जस्ट बगल में विद्या का मंदिर सेशन डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर कूड़ादान है। कि नगर पालिका द्वारा और सरकार द्वारा कहीं भी साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। ये भाजपा सिर्फ मंदिर के नाम पर राजनीति करती है और भाजपा वाले जहां गंदगी नहीं होती वहां झाड़ू पकड़ के खाली नौटंकी करने का काम करते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग इस गंदगी को सफाई कराने का काम करेंगे। अगर ये कूड़ादान नहीं हटाया गया तो हम समाजवादी लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी चुनाव समिति के पदाधिकारियों को टिप्स देने अलीगढ़ आ रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सर्किट हाउस और खेरेश्वर में स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने 274 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रामघाट रोड की घोषणा, रामघाट कल्याण मार्ग का जिक्र किया। कहा कि अब इस परियोजना में बाईपास बनेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। 22 में भी 2017 दोहराएंगे, प्रचंड बहुमत की बात। किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, किसान भाई हमारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिना किसान विषय को लेकर आंदोलन था, वो कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। देश के किसान खुशी मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो सरकार को काम करना था सरकार ने करा। आज ये रामघाट कल्याण मार्ग किया गया है। बाबूजी राम भक्त थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्रों की एक बार फिर से तारीख तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि विधानसभा के सत्रों की तारीख तीसरी बार तब्दील हुई है। पहले विधानसभा सत्र 29-30 नवंबर को देहरादून में आयोजित होना था। उसके बाद 7 और 8 दिसंबर को सत्र कराने पर सहमति बनी, जो कि गैरसैंण में ही आयोजित हो रही थी। लेकिन अब विधानसभा की तारीख वापस से जो है चेंज की गई है, 9 और 10 दिसंबर कर दी गई है, जो कि देहरादून में आयोजित होगा सर्वसम्मति से। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने साझा करी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत के साथ में बैठक में ये सहमति बनी है। अभी तक अपुष्ट जानकारी मेरे को प्राप्त हो रही है, वो 9 और 10 तारीख को होगा। और मैंने अभी चर्चा की है अपने नेता प्रतिपक्ष जी से और अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है कि देहरादून में वो किया जाए और कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं और यदि सबका मंतव्य यही है कि भाई देहरादून में वो सत्र हो तो वो कोशिश करेंगे फिर देहरादून में, उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू करें। एक बात इसमें साथ में और जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि सत्र का जो बिजनेस होगा वो सरकार की तरफ से आता है। वो जितने दिन का भी निर्धारण करेंगे, वैसा जैसे मुझे जानकारी 2 दिन की प्राप्त हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में एक विशाल जनसभा के जरिए चुनावी शंखनाद भी करेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है और पार्टी नेता उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को 3/4 बहुमत का अब तक का रिकॉर्ड जनादेश है। अब फिर से प्रधानमंत्री देहरादून आ रहे हैं और वो एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता से पहाड़ पर कमल खिलाने की अपील करने वाले हैं। उत्तराखंड बीजेपी को भी अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ही आसरा है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि पार्टी पीएम के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। तो वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा ने आम आदमी पार्टी द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा योजना के कार्ड का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या, सिख धर्म के नागरिकों को करतारपुर साहिब की मुफ्त यात्रा जरूर करवाएंगे। साथ ही मुस्लिम आबादी को अजमेर शरीफ की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। उसके लिए पूरे प्रदेश में यात्रा कार्ड वितरित किए जाएंगे और हर नागरिक का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में सरकार बनते ही उनका कार्ड दिखा करके वो यात्रा कर सकें। ये योजना केजरीवाल जी ने दिल्ली में प्रारंभ कर दी है और उत्तराखंड में जैसे ही हमारी सरकार बनती है 2022 में, तो हम अब जो हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी जो ये धार्मिक यात्रा योजना है, आज इसका शुभारंभ पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। और हम कोटद्वार में गीता भवन मंदिर में आज प्रभु के चरणों में आए और यहाँ से इस योजना का प्रारंभ कर रहे हैं। और इससे जो हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिक हैं, कोटद्वार के वरिष्ठ नागरिक हैं या अन्य विधानसभाओं के अन्य वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका हम योजना का इसका जो है कि उनकी गारंटी है, जो योजना है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि हल्द्वानी के ग्वाला पार का टमाटर, जो कि देश के साथ साथ विदेशों में अपनी ख्याति के लिए मशहूर है, जो कभी विदेशों तक अपनी छाप छोड़ता था, लिहाजा इस बार भारी बारिश की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई, जिससे लागत निकलना भी किसानों के लिए मुश्किल हो गया और किसान बेहद मायूस हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी के मुताबिक तब तक नहरों की मरम्मत के लिए बजट का आवंटन नहीं हो जाता, तब तक नहरों की मरम्मत करना संभव नहीं है। चलते चलते ये खास रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के गौला पार का टमाटर उत्तर भारत की मंडियों में धूम तो मचाता ही है, इसके अलावा पाकिस्तान तक निर्यात किया जाता है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से टमाटर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जिससे किसान की असल पैदावार में लगी रासायनिक खाद, दवाइयां और मेहनत मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। किसानों की माने तो भारी बारिश से फसल तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे सिंचाई का संकट भी गहरा गया है। बरसात से पहले टमाटर सही था, सूख तो पैसा हो रहा था वैसे, लेकिन ये बरसात आई इसने सब कहानी खराब कर दी। ऐसे समझो लागत नहीं लौटेगी अब उसमें, इतनी स्थिति खराब होगी। दाना जो लग रहा है वो भी साला काला पड़ेगा, सुकड़ जाता है, बेकार हो गया, जहर जैसा वर्षा ये बिल्कुल। कितने में बोया था? ये हमारा 2 एकड़ था कम से कम। कितना नुकसान हुआ? बहुत ही नुकसान हो गया। समझो ऐसे समझो लागत पानी मुश्किल से लौटेगी, मेहनत तो छोड़ो आप। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत में बजट की कमी आड़े आ रही है। करीब 13 करोड़ का बजट सिंचाई की नहरों की मरम्मत के लिए चाहिए। सिंचाई खंड हल्द्वानी के गौलापार इलाके में सिंचाई की नहरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे सिंचाई का संकट गहरा गया है। सिंचाई संकट के चलते तैयार होने के कगार पर खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। टमाटर की फसल तबाह हो चुकी है। अधिशासी अभियंता के मुताबिक करीब 28 नहरों को ठीक किया जा चुका है। अब विभाग को बजट का इंतजार है, जिसके लिए शासन को अवगत कराया जा चुका है। नहरें थी उसमें से हमने लगभग 28 नहरें चालू करा दी हैं, किसी तरह से, कुछ उधार में करके, कुछ अपने लोकल स्टाफ से करके, लेकिन पूरी तरह से जब ही इनका निदान हो पाएगा, जबकि हमें पैसा प्राप्त होगा, उसके बाद नियमानुसार हम कार्रवाई करते हुए इनको चालू करने का प्रयास करेंगे। गौलापार इलाके में अभी सिंचाई का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। अब विभाग की नजरें बजट के आवंटन पर टिकी है। गौलापार इलाके में अभी टमाटर के अलावा धान और अन्य फसलें तैयार होने की कगार पर खड़ी है। यदि वक्त रहते नहरों की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ तो सिंचाई के इंतजार में फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिसका काश्तकारों को बड़े पैमाने पर नुकसान होना तय है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।